एक बूढ़ी माँ ने किया अपने बेटे पर मुकदमा, जिसका फैसला जज साहब के पास भी नहीं था। आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग गुटों में खुसर-फुसर कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी रमेश बाबू की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई कि सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूर रमेश बाबू माँ को सताते होंगे, वरना एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ के गूंजते ही सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और रमेश बाबू की माताजी शांति देवी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म हुआ। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थी। वो सफ़ेद साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर ये मुकदमा किया है? जज ने महिला को देखकर सवाल किया। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है ये तो मेरा फर्ज था, हर माँ करती है ये, तो मैंने क्या खास किया? शांति देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं घसीटता। सामने के कटघरे में खड़े रमेश बाबू बोले। माताजी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। फिर आपने ये मुकदमा क्यों किया है? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं दे रहा? क्या वजह है इस पर मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज साहब ने शांति देवी से सवाल किया। जज साहब, क्या एक माँ को घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज चुक जाता है? जवाब देने की जगह शांति देवी ने जज से ही सवाल किया। माताजी, आप ही बताइए कि आप क्या चाहती हैं? जज परेशान होकर बोला। जज साहब, मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। शांति देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई शांति देवी को दोषी समझ रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है ये? ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ, आप दाम बोलिए। अगर यही बात थी तो आप मुझे घर पर ही बोल देती। यहाँ कोर्ट में ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? बोलिए, कितने का चेक काटूं? रमेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोले। जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत परेशानियां हुई। डॉक्टर ने तो मुझे अबॉर्शन करवाने को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चों के मुकाबले हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये अपनी कक्षा में बहुत कमज़ोर था। मैं इसे घंटों घर में सिखाती पढ़ाती थी। मैं बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। ये काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर से उधर करती थी कि ये गीला ना रहे। फिर धीरे धीरे ये बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तब मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाला, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे ये वापस ना पिछड़ जाए। लोगों ने मुझे ये कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेले ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी? ये बोल शांति देवी रुक गई। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिला सामान्य किया। बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र सहती, घर आकर बेटे के साथ सामान्य बनी रहती। रात को जब ये सो जाता तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक माँ
ऐसा कैसे कर सकती थी, इसलिए रोज़ मरती और रोज़ अपने बेटे के लिए खुद को जिंदा करती हुई समय गुजारने लगी, इस आस में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंप मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर ये बोल शांति देवी ने लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वो बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े में रहने के लिए एक कोठरी दे दी गई, जहाँ घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा मुझे यहाँ नहीं, आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, सुनीता, बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने इससे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा कि माँ मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं? जज साहब जरा सोचिए, यह सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब ये मुझे ऐसे कहता है। ये बोल शांति देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वो गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। जज साहब बोले, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे कैसे सज़ा दिला सकती हूँ? शांति देवी बोली। फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज बहुत असमंजस में था। साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। शांति देवी बोली। क्या? जज के साथ साथ रमेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। सबकी जुबान पर एक बात थी, ये कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से 1 कप चाय मांगी? हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय देकर जाए, काम वाली नहीं। शांति देवी नम आंखों से बोली। पर इससे आपको क्या हासिल होगा? जज आश्चर्य से बोला। जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे उस 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं रोज अपने बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों ये मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूंगी। उस 1 कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा ये तो देख लेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। शांति देवी ने नम आंखों से कहा। शांति देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज हिचकियाँ लेकर रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। वहाँ रमेश बाबू कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। शांति देवी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुंची और उनका सिर सहलाती हुई बोली, लगता है ज्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे देने में वो असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। तेरे किसी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं, मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा ये बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तू घर के पिछवाड़े में नहीं, हम सबके साथ घर में रहेगी और हमारे साथ ही खाएगी पिएगी। रमेश बाबू माँ के कदमों से लिपट जोर जोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ नहीं पता, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। शांति देवी बेटे को सीने से लगाती हुई बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थीं। जज साहब को अब फैसला सुनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे माध्यम से अपनी लिखी हुई कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हमारे ईमेल पर अपने नाम के साथ अपनी लिखी कहानी भेजें। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।